घर ही सिर्फ मेरी धुरी नहीं। उस दिन रंजन जी भरी सभा में जब यह कह रहे थे तब सब उससे बहुत प्रभावित हो रहे थे। उनके वक्तव्य का एक एक शब्द बहुत प्रभावशाली था। लोग कब ये समझेंगे कि बेटी के पैदा होने पर निराश हो जाना, मिठाई ना बांटना, फिर उनको पढ़ाई लिखाई में उचित अवसर नहीं देना, उसको घरेलू कामों में लगा देना, उसको शाम के बाद घर से बाहर निकलने नहीं देना, उसको बेटे के बराबर नहीं समझना मात्र ही भेदभाव नहीं होता है, बल्कि उसके पैदा होने पर बैंड बाजा बजवाना, ये कहना कि घर में लक्ष्मी आई है। बेटी तो घर की रौनक होती है, बेटी से ही घर घर बनता है। बाद में आते जाते लोगों को बताते रहना कि हमारी बेटी तो बेटे से बढ़कर है, बेटी बड़ी होकर कल्पना चावला बनेगी, साइना नेहवाल बनेगी, सोशल मीडिया पर मेरी बेटी मेरा अभिमान का स्टेटस लगा लेना, उसको देवी की तरह महिमा मंडित कर देना भी भेदभाव होता है। वही रंजन जी घर आकर अपनी पत्नी गीता से कैसे बात करते हैं वह भी उल्लेखनीय है। उनकी पत्नी गीता जी एक बेहद सौम्य और संभ्रांत महिला जो पूर्णतः घर, बच्चों और पति को समर्पित हैं। अल्हड़ से जिंदगी से भरपूर गीता की जब शादी तय हुई थी तब वह बहुत ही खुश थी कि उन्हें रंजन जैसा पति मिले हैं। एक तरफ जहां सारी सखियों ने गीता के भाग्य को सराहा था, वहीं गीता को पता नहीं क्यों रंजन जी बड़े ही अहंकारी लगे थे। उनमें बहुत सारे गुण थे, लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण था, तो वह गुस्सैल स्वभाव के थे और साथ में वो स्त्रियों को हमेशा दोयम दर्जे का समझते थे। पता नहीं इतने प्रतिष्ठित पद पर होने के बावजूद भी उनकी मानसिकता ऐसी क्यों थी। वह अक्सर स्त्रियों को घर परिवार संभालने तक ही उनका कर्तव्य समझते थे और बात बात पर गीता को यही समझाते थे कि औरतों का कर्तव्य घर संभालना है और घर ही उसकी धुरी है। गीता को हमेशा से सजने संवरने का बहुत शौक था। सिल्क और बनारस साड़ियाँ उसकी कमजोरी थी। वह साड़ी पहनकर बहुत खुश होती और सजती संवरती रहती, लेकिन घर गृहस्थी के काम के बीच में जब वो अपना शौक पूरा करती तब रंजन जी गुस्सा हो जाते और कहते कि इतना सज धज कर घर में रहने की क्या ज़रूरत है। घरेलू स्त्रियों को पहले घर का काम करना चाहिए और घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी ही उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। आखिर स्त्रियों को बाहर जाकर काम करने और आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत ही क्या है। यह सुनकर गीता को बहुत दुख होता और उसका कलेजा छलनी हो जाता था। यहाँ तक कि उनके अनुसार रसोई और बच्चों के लालन पालन से आगे स्त्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। पति की लगातार अवहेलना से गीता ने एक तरफ से अपना मन ही मार लिया था। उस दिन गीता अपने पति को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए बहुत सज संवर कर बैठी थी और पति का इंतजार कर रही थी। जब रंजन जी आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वह उसके रूप श्रृंगार की तारीफ करेंगे, लेकिन उसकी तरफ देखे बिना ही रंजन जी ने जब कहा कि आओ खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सब तो मैंने आपके लिए ही किया है, मुझे भी तो भूख लगी है, गीता ने आज पता नहीं कैसे कह दिया। पत्नी का इस तरह मुखर होकर बोलना रंजन जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो उन्होंने थोड़ा कठोर लहजे में कहा, यह अच्छी बात है कि तुमने मेरे जन्मदिन की इतनी तैयारियां की, ये तो पत्नी का कर्तव्य है, लेकिन अब अपने पति को भी भूखा मत रखो। पति को भी समय से खाना खिलाना स्त्री का कर्तव्य है। आज कर्तव्य का पाठ कुछ ज़्यादा ही हो चुका था। गीता यह शब्द सुनकर तंग आ गई थी, तो उससे नहीं रहा गया और वो प्रत्युत्तर में बोल पड़ी, आप हमेशा स्त्री के कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने पुरुष के कर्तव्य के बारे में सोचा है? रंजन ने गीता से थोड़ा गुस्सा में कहा, क्यों नहीं, सोचता हूँ। स्त्री का काम है वंश को आगे चलाना और सास ससुर की सेवा करना, और अगर वह सुहागिन इस दुनिया से जाती है
यह उसका सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। मेरी नज़र में एक स्त्री की यही कहानी है और यही उनका जीवन का उद्देश्य होता है। उनका आराम मायके में और ससुराल में अंत होना चाहिए। रंजन ने गीता को समझाया और किसी काम का कहकर घर से बाहर निकल गया। गीता एक पढ़ी लिखी महिला थी और अपनी प्रतिभा को नष्ट होता हुआ नहीं देख सकती थी। वैसे देखा जाए तो उसे दिखाकर कोई मारता डांटता या पीटता नहीं था। बस उसे घर में वो सम्मान नहीं हासिल था जिसकी वो हकदार थी। चाहे घर हो या बाहर, उसके ऊपर जिम्मेदारियों का भी बड़ा बोझ था जिनसे दबकर वो किसी और चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब परस्पर संघर्ष करते हुए गीता ने अपने दोनों बेटों को बड़ा किया और अपनी पहचान बनाने का ख्वाब कहीं किसी कोने में पोटली में बांधकर रख दिया। कालांतर में गीता के दोनों बेटों की जब उनकी शादियां हुई तो गीता ने अपनी बहुओं को एक ही बात समझाई कि स्त्री को अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अब घर में दोनों बहुओं के आ जाने के बाद गीता को बहुत आराम हो गया था। अब वो अपने बचे हुए समय का सदुपयोग करना चाह रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से और कैसे शुरू करें। एक दिन आंगन में बैठी बैठी गीता कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी दोनों बहुएं सीता और रीता आई और कहने लगी, मम्मी जी, हम दोनों के ऑफिस में 9 दिन एनुअल डे ट्रेडिशन ड्रेस पहनकर जाना है। प्लीज़ आप हमारी मदद करो। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम दोनों खुद इतनी मॉडर्न हो, मुझे भला नए फैशन की कहाँ समझ है। हाँ, पुराने सिल्क और बनारसी साड़ियों की बात हो और ब्लाउज की बात हो तो मैं उसमें कोई आइडिया दे सकती हूँ। तब बड़ी बहू सीता ने बड़े उत्साह से कहा, मम्मी जी, हमें इसी में तो आइडिया देना है। आप कृपया अपनी साड़ियों का खजाना निकालिए और हमें अलग अलग साड़ियों के साथ ब्लाउज मैचिंग करना भी सिखाइए। हम जानते हैं कि आपके पास साड़ियों का बहुत बड़ा खजाना है जो आप पहनना ही नहीं और नहीं आपने क्यों नहीं दिखाया। अरे बेटा, वो पुरानी फैशन की साड़ियाँ तुम लोग क्या पहनोगे? तुम लोग तो जॉर्जेट शिफॉन और पता नहीं क्या क्या पहनती हो। हमारे ज़माने में तो शादी ब्याह में बनारसी और सिल्क पहने जाते थे। वाह मम्मी जी, आप तो इन साड़ियों का बिजनेस कर सकती हैं। इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ? गीता ने कहा, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी पुरानी साड़ियाँ हैं और पता है अब आगे शादियों का मौसम चलने वाला है तो आप अपनी साड़ियों को रेंट पे दे सकती हैं। इनसे कमाई भी हो जाएगी और एक तरह से इन साड़ियों का उपयोग भी हो जाएगा। वरना इतनी सुंदर महंगी साड़ियाँ, इतनी भारी कामदार साड़ियाँ आजकल कहाँ मिलती है। दोनों बहुओं ने गीता के मन में एक नया उत्साह जगा दिया था और गीता को यह काम बहुत पसंद आया। अब वो अपनी पुरानी साड़ियाँ ड्राई क्लीन कराकर अच्छे से सजाकर शादियों में रेंट पर देने लगी। इससे जो कमाई होती उससे गीता का उत्साह और बढ़ जाता था और अब गीता का समय भी अच्छा कट जाता था। अब वो बहुत खुश भी रहने लगी थी। किसी भी उम्र में इंसान चाहे तो अपने लिए खुशियाँ ढूंढ सकता है। कभी इसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है तो कभी कोई अपना उसकी मदद कर जाता है। जैसे कि इस कहानी में गीता की दोनों बहुओं ने उसे आगे जीवन में अपना समय का सदुपयोग करना और अपने मन का काम करने की प्रेरणा दी और वो अपने प्रयास से अपने काम को मन लगाकर करने लगी। घर में पैसे आने लगे और गीता का नाम होने लगा तो उसके पति के मन में भी उसकी इज्जत बढ़ने लगी। अब तो उनकी सोशल मीडिया में भी बहुत पहुंच हो गई थी क्योंकि दोनों बहुओं ने उनका अकाउंट भी खुलवा दिया था।
अब वो अपना काम खुद संभालने लगी थी। बचे हुए समय में उनकी बहुएं भी उनकी मदद कर दिया करती थी और इस तरह जीवन की संध्या को उन्होंने अपनी खुशियों वाला काम करके प्रकाशमान कर दिया था और अपना अस्तित्व खुद की नज़रों में बहुत ऊंचा कर लिया था। अब उन्हें रातों में बहुत चैन की नींद आती थी और अपने जीवन की सार्थकता समझ आती थी। जीवन का अंत तब तक नहीं होता जब तक इंसान की इच्छा हो, भावना हो और ख्वाहिश हो। शरीर की मृत्यु हो सकती है क्योंकि शरीर की मृत्यु तो असंभावी है, लेकिन हमारा जो मन है वो हमेशा जीवित रहता है और जीवन पर्यंत खुद के लिए अपने अस्तित्व की स्थापना के लिए कोशिश करता रहता है। इंसान को असली खुशी तभी मिलती है जब वह खुद का एक महत्व देखता है और खुद के द्वारा कोई सकारात्मक कार्य करता है। जैसे कि गीता जी की जिंदगी में यही एक बदलाव आया था कि अब वो अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य दे चुकी थी, एक ऐसा सकारात्मक उद्देश्य जिनसे उनको खुशी भी मिलती थी और अपने परिवार का सहयोग उनको आगे बढ़ने में और भी मदद कर रहा था। वो खुद भी समझ चुकी थी और आने वाली हर पीढ़ी को समझाना चाहती थी कि स्त्रियों को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।